Assalamu alaikum class. So we are going to do one topic. Then I will give you a letter scenario. You will read that, you will write it down. I will give you some time. Then I will show you the solution. And then I will discuss a few things regarding letter writing. So every time we will do a different type of letter so you can understand how to do it. And then I will also guide you onto uh, revising the topics we have already done. It's available there on Google Drive. Link is with you. Every time I add something over there, you can see कि नए जो notes हैं, they are over there and you can read them. Yesterday, I also shared test 1, test 2 with solutions as well. So those who have missed the class, they can do it. पहले solution करो, उसको करो, फिर उसके बाद solution को देखोगे, ठीक है? Solution को पहले नहीं देखना आपने. इसके अलावा when you will do the topics from the notes जो मैंने आपको पहले दिए हुए हैं, वो आप कर लोगे. उसकी मैं आपको एग्जाम की जो सिग्निफिकेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको शो कर दूंगी कि क्या है. देन आई विल गिव यू फ्रॉम नेक्स्ट वीक जो आपका इंशाल्लाह होगा उसमें फर्स्ट 2 days हम एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक्स यू हैव कवर्ड वीक के अंदर जो आपने किए होंगे. और फिर मैं आखिरी जो आपका संडे हुआ करेगा उसमें हम एक सिनेरियो करेंगे. आई होप इंशाल्लाह इससे आपका पूरी तैयारी हो जाएगी. वी विल डू अ फ्यू लेटर्स जो बड़े ही आम लेटर्स आते हैं वो सारे हम कर लेंगे. देन आई विल डू विद यू अ सर्कुलर एंड अ मेमो. मेमोरेंडम आ जाए अगर लेटर की जगह पे या लेटर के साथ आ जाए या सर्कुलर आ जाए तो आपको वो डिस्कस हम कर लेंगे. और ये उन लोगों को भी फायदा हो जाएगा दोज हु ज्वाइंड लेट. दो उन्होंने लेक्चर पढ़ लिए होंगे बट स्टिल एक जो आप एक लाइव सेशन ले रहे होते हो देन यू आर डूइंग योरसेल्फ सम ऑफ द सॉल्यूशंस ओवर देयर मेरे साथ करोगे देन यू विल डिस्कस तो ये आपको काफी फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह. अब बिफोर आई स्टार्ट अभी ये तो वही नजर आ रहे हैं ना जो आपने कल पढ़े थे. मैं आपको एक टॉपिक आज पढ़ाऊंगी. मैं आपको बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है. मैं आपको अभी गाइड करती हूँ. एक चीज जरूरी आपको ये बतानी है वो ये है कि आप बार बार पूछते हैं मुझे बुक्स के हवाले से बहुत सारे लोग एंड देर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने इवन फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर ली हैं बट दे वर डूइंग बिफोर दैट. तो मुझे व्हाट्सएप तो उनके पास मेरा ऑब्वियसली है ग्रुप में वो थे या अभी भी हैं तो दे डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी फॉर द बुक्स. देखो फिर वही बात है कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लिटरेचर में मुझे शेक्सपियर कहा गया कि शेक्सपियर पढ़ो. अब शेक्सपियर पे क्या सवाल आएगा मुझे तो नहीं पता. हाँ मैंने पास पेपर देखे उसे आइडिया हो गया लेकिन अब मुझे क्या आना है. अब आपका इशू ये है डोंट हैव पास पेपर्स फॉर एमसीक्यूज. आपके पास कोई पास पेपर नहीं है लेकिन आपको जो एमसीक्यूज जैसे मैंने अभी इतने शेयर कर लिए आपके साथ 1000 हैं सीए की बुक के हर चैप्टर के एंड में है और उसके एंड में आंसर भी है. अच्छा सीए की बुक में से एक बात मैं आपको समझा दूं शायद उसका मैंने सेपरेट भी आपको क्वेश्चंस निकाल के अलग से भी सेट भेजा हुआ है उसी बुक से ही. अगर है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं. बुक के चैप्टर में जब आप एंड में एमसीक्यूज करते हो तो मैं आपको एक गाइड करती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात. या आप 1000 में से करते हो बीसी क्वेश्चंस में से या आपके पास कैप्लन के हर चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन है थोड़े थोड़े उनके सबकी बुक की एंड में नोट्स की एंड में की पड़ी है. इतनी थोड़ी सी आप एफर्ट करो ऑल ऑफ यू. आप सिर्फ उस की को फोटोकॉपी करा लो या अगर आपने फोटोकॉपी नहीं कराना तो एटलीस्ट को कॉपी करके ना उसको. अच्छा आप कहेंगे फोटोकॉपी कैसे कराएंगे. उसको कॉपी करो और कॉपी करके पेस्ट कर लो पेज पर और उसे इसके पास घर में प्रिंटर है ऑफिस में है यू कैन टेक द प्रिंट आउट. और जिनके पास नहीं है वो बाजार से मार्केट से करा ले. तो आपके पास सिर्फ लास्ट जो आपकी जो है उसको इवन बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं लोग वो पीडीएफ को भी कटिंग कर लेते हैं. पीडीएफ आप ऑनलाइन कटिंग भी कर सकते हो. आप में से कुछ लोग बड़े अच्छे जानते होंगे पीडीएफ ऑनलाइन कटिंग करके उसको आप एक पेज जितने निकालने आप निकाल सकती हैं. तो आई जस्ट वांट कि आपके पास अगर हार्ड कॉपी में आंसर्स हो
और फिर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन करते जाओ और आंसर आपको बाद में चेक करते जाओ, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। दिस इज द बेस्ट वे टू डू। ठीक है, अगर सारा ही कुछ हार्ड कॉपी में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, बट व्हाई शुड यू स्पेंड सो मच? आप क्यों इतने पैसे आप खर्च करें? तो आई जस्ट से कि आप ऐसा कर सकते हो। तो इस तरह आप एमसीक्यूज को सिक्योर करोगे। अब जो कोई आप फिजिकल पढ़ रहे हो या आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, वट एवर, द बेस्ट थिंग इज दैट कि अगर तुम लोगों को एमसीक्यूज करने आते हैं, तुम्हें एमसीक्यूज आ गए, तो दिस इज योर सक्सेस। परफेक्टली फाइन। जिस तरीके मर्जी से तुम्हारे दिमाग में ये चीजें जा रही हैं आपकी मेमोरी के अंदर, इट डजंट मेक डिफरेंस। हाँ, किताबों का फिर भी अगर आपको है, तो जैसे मेरे पास, मैं जो नोट्स बनाती हूँ वो आपकी हर्टा मफी की और बवी की बुक के टॉपिक्स को लेकर मैं जो मटेरियल उठा लेती हूँ रिलेटेड टू दैट, सीए की बुक से, आईसीएमए की बुक से और कुछ खुद से, तो मैं उसको ऐड करके आपको एक मटेरियल प्रोवाइड कर देती हूँ। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। हाँ, जिस जो चीज मैंने आपको बताई भी है, जैसे मैंने एक पूरा चैप्टर लास्ट वाला सीए की बुक से कराया था, वो वहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ लो। और अगर तुमने उसी टॉपिक पे मजीद कुछ पढ़ना है नोट्स के अलावा, कुछ लोग आईसीएमए की बुक को पढ़ ले, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है। और अगर कोई कैप्लन की बुक थोड़ी जरा डिटेल्ड है, अगर वो आपको सूट करती है तो वो पढ़ लो। ठीक है। और अब जैसे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, लाइक केस स्टडीज वगैरह रह गए हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली जहाँ पे मटेरियल पड़ा है, मैं वहां से आपको उठा के, जो मैं कॉपी पेस्ट कर सकती हुई, मैं आपको करके उसको शॉर्ट करके अंडरस्टैंडेबल बना के आई विल शेयर विद यू। एंड इफ आई थिंक यस यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द वेरी मच ओरिजिन फ्रॉम द सेम बुक, आई गाइड यू कि जी वहां से पढ़ लो। ठीक है। तो ये सारी दिमाग से अपनी टेंशन्स को खत्म करिए। और जैसे वो मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है कहते हुए, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है ना, इम्तहान आ रहे हैं या पढ़ाई करनी है तुमने, मैं कह रही हूँ, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है। तो आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है सबसे पहले आपने घबराना नहीं। ये बिल्कुल सही है कि आपके लिए स्पेशली ये है कि आपने घबराना नहीं है। जो चीजें आपके सामने है, इट्स मोर देन आई थिंक, आई मीन समबडी में शेयर, आपके पास बहुत कुछ आ गया है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता हम गाइड भी कर रहे हैं कि आप किस तरह से मजीद चलेंगे, क्योंकि टाइम गुजरते पता नहीं चलता। हफ्ते में 3 दिन आप मुझे मिलते हो, तो महीने में आप मुझे 12 डेज मिले, ऐसे ही है ना, डेली हमारी क्लास तो नहीं होती। तो इसलिए अभी से मैंने आपको रिवीजन पे भी डाल दिया है। आप रिवीजन भी कर रही हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रही हैं, एग्जाम फोकस भी हमारी तैयारी हो रही है। और बाकी जो टॉपिक्स रह गए, डोंट वरी अबाउट इट, मुझे मालूम है कि मैंने किस वक्त उनको स्टार्ट साथ साथ करना है। ठीक है जी। क्योंकि मेरी एक आदत है छोटी सी, मेरी शायद बात बड़ी लंबी हो गई, एक मेरी छोटी सी ये आदत है कि फॉर इंस्टेंस आई एम टीचिंग अ कोर्स वेयर देर इज अ सेट ऑफ वोकैबुलरी, जैसे कि बिजनेस वोकैबुलरी किसी जगह पे होती है, किसी जगह ग्रामर की वोकैब से मुतालिक चीजें होती हैं, किसी ना किसी टॉपिक पे जरूर ऐसा होता है कम्युनिकेशन में मुख्तलिफ सिलेबस के ऊपर। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको साथ ही पहले दिन ही वोकैबुलरी पे डाल देती हूँ। आई गिव देम 10 or 20 डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी टाइम्स वी सी और हैव क्लास। मैं उनको दे देती हूँ और मैं कहती हूँ कि जी आप, ये टारगेट है और इस डेट तक आपने ये कर लेनी है। क्योंकि पहले दिन से ही हम उनको लगा देंगे तो इतना बड़ा चंक अदरवाइज वो कैसे करेंगे। इसीलिए आपको याद है कि मैंने पहले ही शुरू में ही थोड़े दिनों के बाद ही आपको लेटर्स पे डाल दिया था। आपके पास इतने ज्यादा लेटर्स के स्पेसिमन इस वक्त हैं कि अगर वही आप मास्टर कर लें, पढ़ लें ध्यान से, तो आपकी कहीं नहीं कोई गलती होने वाली इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम एक लेटर भी करेंगे, तो आपके पास एक पेन और पेज होना चाहिए। आप अपने आप को टेस्ट किया करो और फिर बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सिंसियर, जब तक आप अपने आप से खुद सिंसियर नहीं होंगे, दुनिया आपके साथ कोई नहीं सिंसियर होने वाली, ये आप बात याद रखना। ठीक है ना। लोग तो ऐसे रौंद के गुजर जाते हैं। आप हज की मिसाल देखो, अगर आप स्टेबल नहीं खड़े और आप तवाफ करते खुदा ना खासा लोग गिर जाते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। ऊपर से लोग रौंद के गुजर जाते हैं, किसी को होश ही नहीं होता एक्चुअली। उस वक्त ये थोड़ा होता है, और एक बंदा अगर रुक जाए तो आप समझ सकते हैं कि सारे लोग उनके ऊपर गिर जाते हैं, और कहते हैं ना वो भगदड़ मच गई। ऑफन यू फाइंड दिस न्यूज आ जाती है कि या आपकी जो दूसरे हज के दूसरे मनासिक करते वक्त, नॉट ओनली कि आप तवाफ करते वक्त, और बहुत सी जगह पर, मिना पर या किसी और जगह पर
भगदड़ मच गई। वो इसलिए हो जाती है कि एक आध बंदा अपनी लाइन को तोड़ देता है खुदा न खास्ता, या कोई स्टॉप कर जाता है, तो सारे ही उसके ऊपर जो है मसले आ जाते हैं। तो बात आप समझ गए ना कि यू आर सपोज टू बी सिंसियर विद योरसेल्फ, जस्ट set a target, you are going to cover it, and I appreciate those particularly who are going for work, ऑफिस भी जाते हैं और फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, it's something great you are doing। तो आप समझ लें कि फिर आप जब मुश्किलात हम फेस करते हैं तो आगे आसानी आ जाती है इंशाल्लाह। तो आप इसको हम शुरू करते हैं आज। कल का जो टॉपिक्स थे उसमें आपको बिजनेस मैसेजेस के कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। ये आपको मैं खत्म हो जाएगा टॉपिक तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे आपने कल। ये आपको याद होगा कि लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, पर्सनालिटी, फॉर्मेलिटी, ये मैंने आपको बताया था। ब्रेविटी, फिर आपको बताया था कि इसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए मजीद। और बिजनेस मैसेज को प्लान करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस, स्ट्रक्चर, स्टाइल का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ऑडियंस के पर्सनल फैक्टर्स, कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स, फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज आप चेक किया करो। स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, लेटर का या रिपोर्ट का, वो आपने देखा। और फिर आपने इसके स्टाइल पे बात देखी क्या होना चाहिए। फिर हमने देखा कि कौन सा मीडिया किस वक्त हमने सिलेक्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। टाइम है, कम है, ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, कम लगनी है, ये सारी बातें हमने देखी। फिर कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं सेपरेटली बिल्कुल आपको बताना चाहती हूँ और मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ कि आप इसको वैसे ही पढ़ लो, इसका ताल्लुक पीछे वाली बात से बिल्कुल नहीं है। ह्यूमर आपको बताया क्या होता है, मजाक का ख्याल करना, मजाक करना लेकिन किसी का ख्याल करना कि किसी को बुरा ना लग जाए। और फिर आपको ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर हमने कुछ चीजें पढ़ी और लिसनर की क्वालिटीज पढ़ी, कमेटीज क्या होती हैं आपने फिर देखा, टीम ब्रीफिंग क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या थे, ये हमारा टॉपिक था। आज हम है तो ये भी ओरल कम्युनिकेशन का ही टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक है डिफरेंट कि ऑर्गेनाइजेशंस में आप जब काम कर रहे होते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। देखो लफ्ज कॉन्फ्लिक्ट बड़ी तरह से इस्तेमाल होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। मिसाल के तौर पर आपको बॉस कहे कि जी आप रिपोर्ट शाम तक तैयार करें, और साथ ही कोई डेलीगेशन आ जाता है, कोई लोग आ जाते हैं, आपको मीटिंग में बैठना पड़ता है, तो आपका स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग स्केड्यूल, जैसे जितने मुसलमान मगरबी ममालिक में रहते हैं उनके पास हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग स्केड्यूल आता है, नमाजों का, जुमे का, ईदों का। लोग ईद पे काम करने गए होते हैं, तो इसे इस तरह से लफ्ज कॉन्फ्लिक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे कॉन्फ्लिक्ट आमतौर पे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके बारे में आपको ये भी पता है कि आप जितने मर्जी अच्छा आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो, कितने मर्जी आपके अच्छे टाइज हैं लोगों के साथ, स्टिल यू कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर यू फाइंड कॉन्फ्लिक्ट। आपकी किसी न किसी बात पे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हो जाते हैं, और ऑफिस के अंदर ये बहुत आम है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे लोग लड़ाइयाँ वरना करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि हम मीटिंग रखते हैं तो हमारी असेंबलियों में लोग कुर्सियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो आते हैं, बट अ गुड मैनेजर एंड अ पर्सन इज अ गुड एम्प्लॉई, वो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर लेता है। अगर कोई कहे ना कि कॉन्फ्लिक्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम चीज देखेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक लफ्ज बड़ा मैच करता हुआ आता है, उसे कहते हैं निगोशिएशन। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप निगोशिएट करते हो, यानी आप बार्गेन करते हो, आप लोगों के साथ डिस्कस करते हो और फिर जाकर उस मसले का हल निकल आता है। तो ये चीजें आप जहन में रखिएगा। अब होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट को हम पहले पढ़ लें। अ कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्टेट ऑफ ऑपोजिशन बिटवीन आइडियाज, इंटरेस्ट, डिसएग्रीमेंट है या कंट्रोवर्सी है, ये इसके अल्फाज है। Conflict is the behavior that occurs between groups when participant of one group perceive that the other group may block their goal. मिसाल के तौर पर, यहाँ पे रुकिए और मेरी बात समझिए। मिसाल के तौर पर आपका
जो दो मैनेजर्स हैं। एक मैनेजर जो है वो काम कर रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर। मिसाल के तौर पर जी, हम फूड से रिलेटेड हमारे काम है, तो हम एक कहता है कि जी हमें लॉन्च करनी है कॉफी, ठीक है। अब कॉफी लॉन्च करनी है, तो कॉफी जो भी आपका ड्राई प्रोडक्ट में आती है, जैसे जिसमें आपकी इंस्टेंट कॉफी हो गई, या आपके जो कॉफी बीन्स होते हैं, कॉफी ब्रू करते हैं, जो जैसे कि आपको डंकन्स वगैरह अगर आप किसी को पीता है तो, या मैकडॉनल्ड्स से आप लेते हैं, खैर वो कैपेचिनो वगैरह और तरह की कॉफीज हैं। तो आपकी स्पेशली डंकन्स की कॉफी, आप कॉफी पीते हैं ब्लैक कॉफी, तो आपने कॉफी लॉन्च करनी है। आपका क्या ख्याल है कि कॉफी जो लॉन्च करनी है वो सर्दियां आने से पहले ही आप तैयारी कर लेंगे, और बाकी प्रोडक्ट्स को आप कहेंगे कि जी नहीं अभी नहीं लॉन्च करने देनी है आपने, आप अपनी बहस करेंगे, आप आर्ग्यूमेंट देंगे और कहेंगे कि जी मेरी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होनी चाहिए। जबकि दूसरा मैनेजर जो है वो अपनी कहते हैं ना कहती है अपनी आ, बेहतर करने के लिए परफॉर्मेंस, तो वो उसके ऊपर काम कर रहा है, और वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। दोनों काम ऑफिस के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपने कौन से ग्रुप ने, अब आपको ये लगेगा कि एक ग्रुप सोचता है कि दूसरा ग्रुप जो है वो मेरे गोल को ब्लॉक कर रहा है, वो मुझे अचीव नहीं करने देगा, ठीक है। और उससे अगर लड़ाई बढ़ जाए, तो आगे लिखा है अ हार्मफुल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंस, एन एग्जाम्पल कुड बी, ट्रेड यूनियन के लोग होते हैं, एक्शन इन रिस्पॉन्स टू मैनेजमेंट प्लान टू कट कॉस्ट। या ट्रेड यूनियन को हटाकर आप यूं समझ लें, आप यूज कर लें कि आपकी कंपनी में लोग हैं जो कि ऑफ एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आप एम्प्लॉयज की वेलफेयर आपका काम है, आप चाहेंगे इनको बोनसेस भी मिले, इनको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिले, इस तरह के काम। जबकि मैनेजमेंट ये सोच रही है कि कहाँ कहाँ पैसे कटे, कहाँ कहाँ से हमें फायदा पहुंचेगा। और आपको ये पता है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज का रहता है। वो क्या? आपकी कंपनी का मालिक आपकी सैलरी को अपनी एक्सपेंस में डालता है, वो कहता है ये एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। और आप अपनी सैलरी को किस में समझते हो? प्रॉफिट में। आपका प्रॉफिट है, उसका एक्सपेंस है, तो ऑपोजिट हो गए ना, कॉन्फ्लिक्ट हो गई। आप नई जॉब पे जाते हैं, वो कितनी बार्गेन आपके साथ करते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 हम इतना दे सकते हैं, आप कहते हैं नहीं जी आप थोड़ी सी निगोशिएट करें, आप थोड़ा सा इसको बेहतर कंसिडर करें, फिर मैं जॉब कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है हमेशा, तो कॉन्फ्लिक्ट को हमने मैनेज करना है। इसके बाद हमने क्या चीज समझनी है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लोगों के क्या व्यूज हैं, ऑफिस के लोग जो हैं वो इसको कैसे लेंगे। एक है ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल लफ्ज को हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। अभी कुछ लोग जो मुझे कभी कभार अप्रोच करते हैं और पूछते हैं वोकैबुलरी बेहतर करने का, तो मैंने उनको मशवरा दिया है कि जब आपको कोई नया लफ्ज मिले आप प्लीज नोट कर लिया करो। तो ट्रेडिशनल होता है रवायती, इसको हम किसी हद तक ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, यानी पुराने ख्यालात का, ठीक है। और ट्रेडिशनल के लिए एक और लफ्ज होता है, उसे कहते हैं कन्वेंशनल, बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत रवायती। तो ये ट्रेडिशनल व्यू एक्सप्रेसेस द बिलीफ दैट एवरी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज हार्मफुल, देयरफॉर मस्ट बी अवॉइडेड। ये बहुत हार्मफुल है, इसलिए इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन व्यू वाले लोग कहते हैं is established on the belief that conflict is a natural and inevitable। इनएविटेबल का मतलब है होके रहना, किसी चीज का होके रहना। तो नेचुरल इनएविटेबल आउटकम है इन एनी ग्रुप, देयरफॉर इट शुड बी एक्सेप्टेड। अब जैसे बूढ़े बड़े बूढ़े लोग कहते हैं लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, सही बात है, लड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, लोग जो ह्यूमन रिलेशन को समझते हैं वो कहते हैं जहां दो लोग आएंगे लड़ाई तो होगी, तो इसलिए ये इनएविटेबल है, नागुजीर है, ये होके रहेगा, तो क्या है, एक्सेप्ट करो, मैनेज करो। और तीसरा, इंटरेक्शनिस्ट व्यू वाले लोग और भी ज्यादा मॉडर्न है, वो कहते हैं conflict is not only positive force, rather is extremely necessary for a group to perform effectively। बल्कि जैसे कहते हैं ना कि आप, ये एक पॉजिटिव फोर्स होती है कॉन्फ्लिक्ट का आना, और ग्रुप जो है ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। ये क्या हो गया, लड़कर अच्छा काम करोगे, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको समझा देती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके सर्फ वाले कहते हैं ना कि दाग तो अच्छे होते हैं, ये वही चीज है कि दाग तो अच्छे होते हैं। इसका मतलब है कि तुम और मैं अगर खुदा ना खासा लड़ पड़ते हैं,
तो एटलीस्ट मुझे समझ आ जाएगी कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। हमारे दरमियान जो भी कुछ वो थे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे कि अगर हम किसी बात पे बहस कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें एक दूसरे का पता चल जाएगा और आइंदा से हम केयर करेंगे। तो ये आप कहते हैं इंटरेक्शनिस्ट व्यू। इंटरेक्शन कहते हैं मुलाकात को, मेलजोल को, मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना। तो बात करके हमें बेहतर तरीके पे निकल सकते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एक दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट के नाम है। उसको कुछ किताबें फंक्शनल डिसफंक्शनल कहती हैं। इसको आसान है, बहुत आसान है, लफ्ज से समझ आ गई। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जिससे झगड़ा हुआ, आपस में बातचीत हुई और हम किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच गए और हमने कुछ नई चीज सीख ली, हम ज्यादा क्रिएटिव हो गए, हमने पुराने तरीके भूल कर नए तरीके अडॉप्ट कर लिए। तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव या फंक्शनल। और डिस्ट्रक्टिव को हम डिसफंक्शनल कहेंगे। उससे क्या हुआ, हमारे झगड़े हुए और पता क्या हुआ, उसके बाद हम एक दूसरे से बात करने को भी रह गए और जो हम गोल्स अचीव करने वाले थे वो वहीं धरे के धरे रह गए। तो इसे कहते हैं डिसफंक्शनल। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटीज लिखी है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है इंड्यूसेस न्यू इंफॉर्मेशन टू अ डिस्कशन, यानी डिस्कशन में नई इंफॉर्मेशन सामने आती है। हेल्प्स डिफाइन अ प्रॉब्लम, एक नई प्रॉब्लम समझ में आती है, इसका मकसद क्या था, कैसे होगी प्रॉब्लम, कैसे ठीक करेंगे। एनकरेजेस क्रिएटिविटी, नई चीज क्रिएट होती है, हम कोई नई रास्ते पे निकल आते हैं। और रिलीजेस हॉस्टाइल फीलिंग्स, और कुछ नहीं, हॉस्टाइल कहते हैं दुश्मनी, अदावत। आपकी और मेरी दुश्मनी वाली फीलिंग्स रिलीज हो गई, यानी हमारे दिल की भड़ास निकल गई, हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो बाहर निकल आई। उसके बाद है डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट्स अटेंशन, हमारी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी हमें दूर कर देता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से हटा देता है। इनहिबिट्स कम्युनिकेशन, इनहिबिट कहते हैं, एक और अंग्रेजी का लफ्ज है चेक, चेक मीन रोक देना। इनहिबिट्स कम्युनिकेशन, रोक देता है कम्युनिकेशन को, रुकावट डाल देता है। मैं और आप बातें करने से रहे। और पता क्या होता है इसके लिए, फिर मैं आपकी वोकैबुलरी के लिए एक बात समझाऊं। जब हम आपस में बात नहीं करते ना, तो लोग कहते हैं वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, मेरे उसके साथ स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, यानी मैं उससे बातचीत नहीं करता या करती। ठीक है, तो वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, हमारी बोलचाल नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात है। तो इसका मतलब है कि हम बात करने से भी गए या हमारी कम्युनिकेशन रुक गई। या ऑफिस में है, पहले हम डिस्कस कर लिया करते थे, अब हमारी उनसे कोई राब्ता नहीं। उसके बाद रिजल्ट्स इन ब्लेम, हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं उसने किया, उसने किया, उसने किया। डिनायल, इनकार करते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं किया था, या मैं नहीं करता, वो कहता मैं नहीं करता। और एक और बड़ा खूबसूरत लफ्ज है स्केप गोट्स। स्केप गोट पता है किसे कहते हैं, कुर्बानी का बकरा। अब क्या होता है, एक बंदा, उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है, या वो बेचारा कमजोर होता है, वो बन जाता है, और दूसरा उसकी छुटकारा इसी चीज में होता है, को कहता है हाँ जी मुझे मारे, मैंने ही किया है। ठीक है, तो स्केप गोट यानी दूसरों को ब्लेम करना, इसे ब्लेम गेम कहते हैं। कहते हैं ना नो ब्लेम गेम, किसी को इल्जाम मत दो, खुद अपने आप को ठीक करो। डिनायल, डिनाई करना, इनकार करना, सिरे से इनकार कर देना, लोग झूठ तक बोलना शुरू कर देते हैं। एंड स्केप गोट्स भी इल्जाम देना लोगों को, किसी को कहना। और ये पता है आपको इंटरेस्टिंग बात है, इतना टाइम नहीं होता वरना मैं आपके साथ बहुत सारी बातें आपको शेयर कर सकती हूँ। स्केप गोट का जो वर्ड है ना, ये मैंने जब चेक किया था तो ये इसका ओरिजिन पुरानी बाइबल के वर्जन में है। तो वहां पर स्केपगोट के बारे में कहा गया था कि ज्यूज थे ना उस जमाने में, बहुत पुरानी जाहिर बात है, बिफोर क्राइस्ट वाली बात आप कह लें, उस जमाने की बातें। फिर या इवन हजरत ईसा अलैहि इस्लाम के दौर में कह लें, या बहुत यानी पुरानी बातें हैं। तो उस जमाने में लोग क्या करते थे, ज्यूज, वो कहते थे एक शीप खरीद लेते थे, गोट शीप उसको। अच्छा ये यहाँ पे एक मिनट मैं इसको ठीक कर दूं, ये गोल्स गलती से लिखा हुआ है, ये गोट्स है, मैंने चेक ही नहीं किया। अच्छा जी, आ, अरे नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, ये वाला वर्ड तो ठीक था, ओके ये वाला वर्ड था। इसमें क्या, गोट किसे कहते हैं, बकरे को या बकरी जो भी। तो आपने
आपको बता रही थी कि शीप एक खरीदी और शीप के ऊपर ऑब्वियसली बाल ग्रो करते हैं, तो उनका ये ख्याल है कि हम अगर कोई सिंस करते हैं, गुनाह करते हैं, तो उसकी जो ग्रोथ है ना बालों की, वो हो रही है हमारे सिंस के वेट की वजह से, ठीक है। और वो ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, कर गए, काफी ग्रो कर गए। उसके बाद या तो वो उसको शेप कर देते थे, गोट को, उसको शीप को, तो या फिर स्लॉटर कर देते थे, ज़िबा कर देते थे। तो ये तरीका था और कहते थे हमारे सारे गुनाह जो है वो खत्म हो गए। ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, बहुत ज्यादा रिलीजन्स में है, बहुत ज्यादा। जैसे आपको पता है गंगा जमुना नहा लिया, पता है आपको, ठीक है, और साफ हो गए सारे गुनाह। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और पानी जो था ना, पानी वो हमेशा परगेशन, प्योरिफिकेशन की निशानी रहा है। और इसीलिए हमारे रिलीजन में भी जैसे आबे जमजम है, इसका ये मतलब नहीं कि आबे जमजम से नहा लिया तो गुनाह हो गए साफ, इसका ये मतलब नहीं है, खुदा ना खास्ता। लेकिन वैसे हमारे लिए बहुत एक मुतबर्रिक पानी है। तो ये मैं कहती हूँ कि इस तरह लोग किया करते थे। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आ जाता है इसी से रिलेटेड, एक्शन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। होता क्या है कि ऑफिस के अंदर आपको कुछ एक्शंस नजर आते हैं और उस एक्शंस को देखकर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मसला है। सिम्टम्स मीन निशानियां, अलामात। कॉन्फ्लिक्ट के कुछ अलामात हैं। मिसाल के तौर पर विद होल्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को दबा के बैठ गए, और जब दबा के बैठते हैं तो लोगों में पुअर कम्युनिकेशन नजर आती है। उन्हें असल बात का पता ही नहीं होता। आप इसकी मिसाल अपने घरों में ले लें। एक बंदा, उसको पूरी बात नहीं पता, वो पूछता कहता मुझे नहीं पता, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो। बात किसी को पता नहीं होती। खुदा न खास्ता ये तब होता है जब आपस में मोहब्बत ना हो, आपस में हार्मनी ना हो, आपस में बॉन्ड ना हो, ठीक है। या कुछ लोगों को बहुत बुरी आदत होती है ऐसे ही बस अपनी, कहते हैं ना, सीक्रेट्स रखना। अब सीक्रेट्स क्या रखने हैं, वट एवर इट इज, जस्ट डिस्कस विद अदर्स। आपके अपने हैं, अपने प्यारे हैं, आप कर सकते हैं। तो इसी तरह ऑफिस वालों को बीमारी होती है कि वो चीज को दबा के रख लेते हैं और वो बताते नहीं है, और किसी को पूरी बात पता नहीं होती। इसके बाद है डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन। खाम खामे इंफॉर्मेशन को डेलिबरेटली, कल आपने सीखा था, जानबूझकर खराब कर देती है। उससे रिजल्ट क्या निकलता है, लैक ऑफ ट्रस्ट नजर आता है, इज जनरेटेड, विच मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट नजर आना, एज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लफ्ज रगड़ को कहते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन इंप्लॉइज, इंप्लॉइज के बीच में क्या आ जाता है, बुरा रिलेशन, उनके दरमियान खटपट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन खराब कर दी गई। वो कहता है उसको बता दो, कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं कुछ पता, उनसे पूछ लो। तो इस तरह भी लोगों में ये चीज आ जाती है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ऐसी चीजें कम होंगी कहाँ पे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम, अनलेस अनटिल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हेड चीजों को सही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, किसी ब्रांच को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, किसी ऑफिस को नहीं। अदरवाइज प्राइवेट वाले लोग तो इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो बैठ जाएगी सारी कंपनी, ठीक है। इसके बाद है अगला, एम्पायर बिल्डिंग। ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज है। एम्पायर बिल्डिंग के लिए एक और लफ्ज मैं बता देती हूँ आसान लफ्जों में। आपने जरूर सुना होगा एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब है, जैसे आपका होता है ना, यानी जिसे उर्दू में शायद नाजायज तजावुजात, तजावुजात कहते हैं शायद, मेरा ख्याल है। मैंने क्योंकि पढ़ा है कहीं ना कहीं अखबार में। क्योंकि उसमें होता क्या है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी शॉप है, आप अपनी शॉप बढ़ाकर अपनी चीजें फुटपाथ तक ले गए, दिस इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट। आप अलाउड नहीं है कि यहाँ पे रेडी लगाना या कोई ठेला लगाना, तो पीपल डू इट। और आपने देखा है ना, फिर आके डिफरेंट जो होते हैं कमेटीज के लोग आके उठा लेते हैं उस चीजों को। इस तरह ऑफिस के अंदर एम्पायर बिल्डिंग का मतलब है कि अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करना। आप अपने इख्तियारात को ज्यादा इस्तेमाल कर देते हो, और यानी जितनी आपकी औकात होती है उससे ज्यादा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हो, दैट्स कॉल्ड एम्पायर बिल्डिंग। और इस ये एक टर्म है। और इससे इससे क्या होता है, रिवलरी, दुश्मनी होती है, जेलसी आती है लोगों के अंदर। वो लोग कहना शुरू करते हैं कि ये क्या होता है, इसको क्या जरूरत है, या ये कौन होता है हम पे हुक्म देने वाला, ठीक है। तो आप इसे कहते हो। उसके बाद है आपके पास ऑफिस पॉलिटिक्स है। ऑफिस पॉलिटिक्स आप करते हैं, लोगों को इधर उधर की, किसी को दोस्त बना लिया, किसी को बहुत ऊपर कर दिया, किसी को कुछ ना किया,
I mean, you play tricks over there. This is called office politics. इससे can lead to low morale. लोगों का morale mean हौसला नीचे चला जाएगा, frustration आएगी, feeling of favoritism का मतलब है कि लोग favor show करेंगे कि मिसाल के तौर पर खुद ही लगेगा कि ये इसको फेवर दे रहा है, वो उसको फेवर दे रहा है। इस तरह की बातें ऑफिस पॉलिटिक्स में आम होती है। इसके बाद है फॉल्ट फाइंडिंग, गलतियां ढूंढना लोगों की। तो एम्प्लॉयज डिफेंड देमसेल्व्स थ्रू आर्बिट्रेशन एंड अपील्स। अभी मैं आपको आर्बिट्रेशन भी बताऊंगी क्या होता है। तो एम्प्लॉयज जो है अपने आप को डिफेंड करते हैं। आर्बिट्रेशन कहते हैं किसी को अपना जज बनाना, ठीक है, आर्बिट्रेटर जज बना लेना। तो वो और अपील्स करते हैं। जाहिर बात है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक दूसरे को जब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं ना, तो लोग अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर उसे डर होता है कि मुझे ब्लेम ना कर दिया जाए। और जब भी कोई इंसान डिफेंसिव खेलता है, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, जब कोई खिलाड़ी डिफेंसिव खेलता है तो वो हिट नहीं लगा सकता, वो सिर्फ अपनी विकेट बचाता है। इसी तरह जब ऑफिस के अंदर लोग डिफेंसिव स्टैंस में चले जाते हैं या वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। आपने देखा है एक बच्चा है, उसको बहुत झिड़केंगे आप अगर, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसकी पर्सनालिटी क्रश कर दी आपने, आपने उसको बड़ा नहीं होने दिया। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ऐसा करते हैं और ये बहुत अफसोस की बात है। और मैं जिस तरह पढ़ाती हूँ लोगों को, मेरा दिल चाहता है कि कोई ऐसा तरीका निकले कि तमाम पेरेंट्स को बुलाकर उनकी क्लास ली जाए और उनको समझाया जाए कि वो अपने बच्चों को स्नब ना किया करें, ठीक है। और बहुत ज्यादा उनको खुली छुट्टी देना, ऐसे आजकल के पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि जी उन्होंने खुद सख्तियां बर्दाश्त की हैं तो बच्चों को कुछ नहीं कहना, ये भी गलत है। तो आप एक बैलेंस रखना चाहिए। तो क्या होता है जब आप डिफेंसिव हो जाओगे, अपने आप को डिफेंड करोगे, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको इस पे एक बात बताऊं, मुझे लगता है आज ये टॉपिक भी शायद ना हो क्योंकि मैंने आपको लेटर जरूर कराना है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप घबराइएगा नहीं, मैं आराम से आपको ये टॉपिक्स करा लूंगी क्योंकि मैं रिवीजन पे अब फोकस कर रही हूँ ज्यादा, साथ साथ और साथ आपको लेटर कराने पर मैं टाइम साथ साथ देख रही हूँ। एक छोटी सी बात आपको कहूंगी, मैंने एक दफा इंटरव्यू सुना, बहुत पुराना इंटरव्यू, आपको मिल जाएगा शायद यूट्यूब पे होगा, अशफाक अहमद और बानो कुदसिया का। अशफाक अहमद बहुत बड़े राइटर रहे हैं, बानो कुदसिया भी। आपके पास यकीनन हो सकता है आपके घर में किताबें हो। जाविया एक मशहूर किताब है, राजा गिद्ध बानो कुदसिया की। इस तरह की बहुत सारी किताबें, ये पढ़ना भी बहुत आपको नॉलेज देता है, बहुत ज्यादा। जाविया बहुत खूबसूरत है, मैंने उसके सारे पढ़े हैं, एक एक छोटे 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 उसके पार्ट्स हैं, आप पढ़े तो आपको बड़ा नॉलेज मिलेगा। तो पूछा किसी ने अशफाक अहमद से कि आप ये बताइए कि या बानो कुदसिया से शायद पूछा, ये बात भूल गई कि आप इतने बड़े पाए के राइटर हैं, आपके बच्चों में से नहीं कोई हो सका। तो उसका जवाब पता क्या था? अनफॉर्चुनेटली क्या जवाब था? जवाब ये था कि बड़े घने दरख्त के नीचे घास फूस उग सकती है, एक और बड़ा घना दरख्त नहीं उग सकता। कितनी बड़ी बात है, ठीक है, कितनी बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नीचे लोग भी फ्लरिश करें, तो प्लीज उसको कहीं और कल्टीवेट कर दें, ठीक है, अपने नीचे ना उगने दें, उनको कहीं और कल्टीवेट कर दें, उनको किसी और फील्ड में ले जाएं। दे कैन बी एक्सपर्ट ऑफ दैट। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा गाइड करना लोगों को, बहुत, जैसे आपके अगर छोटे बहन भाई भी है, डोंट गाइड देम टू मच। गाइड करें लेकिन उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दें। तो ये सारी बात ऑफिस में आप हैं, अपने जूनियर्स को थोड़ा समझने का मौका दें। अगर आप जूनियर हैं तो फिर आप जरा थोड़ा सा अपने जो सीनियर हैं उनको, खैर कुछ कह तो नहीं सकते, आप कहेंगे कि हमारी क्या जरूरत है हम किसी को कुछ कहें। तो उसका तरीका पता क्या है? उसका तरीका है कि आप मेहनत करें अपनी जिंदगी में, एजुकेशन बेहतर करें और आप ऊपर आ जाएं। आप क्यों नीचे रहेंगे, ठीक है। और आपको पता है जितनी बड़ी पोस्ट आती है उतनी रिलैक्स जॉब होती है आपकी, कम आवर्स काम करके भी आप बड़ा कुछ कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ हमें देखना होता है, हाई एम सेट करना। तो हमारा ये खत्म हो गया टॉपिक फॉल्ट फाइंडिंग। ये सारे हमने देखा, एक्शंस नजर आते हैं और लोगों की सिम्टम्स हमें नजर आती है कि लोगों के अंदर ये अलामात पाई जाती है। अब ऑफिस के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपका ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको
किस तरह से ठीक करेंगे। सबसे पहली बात है, एक आध सवाल है कहीं पे लिखा हुआ, याद रखिएगा। अच्छा तरीका कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का पता क्या है? बेस्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द ओनली सोल्यूशन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिखा हुआ है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। इस पूरी लाइन का मतलब है, लाइज एट द हार्ट का मतलब है उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसका बेसिक है कि अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए बेहतरीन क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीजिए। मैनेजर्स शुड यूज इंक्रीमेंटल अप्रोच। ये हो सकता है आप कहीं आगे अगले लेवल पे जाओगे तो आपको ये लफ्ज दोबारा मिले। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब है छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में लेकर आना चेंज को। बिल्कुल ऐसे ही है, ओवरनाइट अगर कोई चेंज लेकर आएंगे तो लोग जो है दे वुड बी अपार्ट। वो सारे जो है ना, वो टीयर अपार्ट जिसे कहते हैं ना, सारे ही फट जाएंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपने इंक्रीमेंटल अप्रोच आहिस्ता आहिस्ता करना है। अगर आप ये समझते हैं कि रातों रात किसी को आप ठीक कर देंगे, आप नहीं कर सकते। डू इट ग्रेजुअली, ठीक है? एकदम से किसी ने आपको फ्लेयर अप कर दिया, आप ये कर दे, बस ठीक है मैं चला उसको ठीक करने, यू कांट डू इट। मत करना इस तरह। तो आपने ग्रेजुअली उसमें चेंज लेकर आनी है। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच जो हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, जो नीचे दी है मैंने, आप देखिए ध्यान से, उसके तरीके क्या है। एक इंसान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है या मसले आ रहे हैं, तो इनफॉर्मल फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन उसके साथ कीजिए। आप बॉस है, आप उसकी सीट पे जाइए और हाल चाल पूछिए, क्या हाल है आपका, या उनको बुलाया, या वो आपके ऑफिस में आइए, आइए बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, चाय चाय पीते हैं। इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता यू मेक योर पॉइंट इन अ वे का पर्सन जो है वो आप उसकी गुड बुक्स में चले जाते हो। तो वो पर्सन जो है वो आपको, गुड बुक्स का मतलब है वो आपके बारे में अच्छी राय रखता है, तो आप उसकी गुड बुक्स में हैं, एंड द पर्सन इज नाउ कैन कम्युनिकेट टू यू मे बी समथिंग लाइक अ सीक्रेट और समथिंग लाइक ही इज गोइंग टू स्पीक विद यू समथिंग। मिसाल के तौर पर कहते हैं ना, एक आज शायद मुझे थोड़ी सी ये टॉपिक किस तरह है कि मैं मेरे जहन में कुछ बात आ रही है जो आपसे शेयर कर लूंगी। कहते हैं एक पर्सन जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, लाइक आपका ट्रू फ्रेंड है, ठीक है? तो कहती है ट्रू फ्रेंड इज वन बिफोर whom यू कैन थिंक अलाउड। यानी बेहतरीन दोस्त वो है जिसके सामने आप ऊंचा सोच सकते हैं। ऊंचा सोचना आसान बात नहीं है, सोचें तो बहुत बुरी भी आती है। तो आप अगर किसी के सामने ऊंचा सोच सकते हैं, यू कैन थिंक अलाउड, ऊंचा सोच सकते हैं, तो आप उसमें उसको यानी आप उसके सामने बात कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में आपने किसी अमल को यानी कंप्लीट करना है। इंक्रीमेंटल अप्रोच, आपने ऐसी अप्रोच ली है जिसमें आप छोटे छोटे स्टेप में कोई चेंज लेकर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर रहे हैं, मसले को हैंडल कर रहे हैं। और छोटे स्टेप में पहला स्टेप है आप आप फेस टू फेस बात करें, उससे जाके इनफॉर्मली मिलें। अगर वो इंसान नहीं बन रहा, मसला ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है, उसको फॉर्मल वर्बल वार्निंग, फॉर्मली उसको बुलाएं और उसे वार्निंग दें कि आप ये कर रहे हैं। मसलन एक बंदा रोज लेट आता है, ऑफिस का हेड अगर लेट आता है तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं लेट आएंगे? आप किसको रोकेंगे? ठीक है? तो आप कहते हैं कि अगर जड़ी खराब है तो बाकी भी तो इस तरह ही करेंगे। अगर ये बात भी समझ में उसके नहीं आती तो फॉर्मल अगला स्टेप है रिटर्न वार्निंग। लिख कर उसको खत में वार्निंग लिखिए कि आपको ये करते पाया गया है, आपको देखा गया है, आप ये कर रहे हैं, लेट हैं, या लोगों को प्रोवोक करते हो, लोगों को पोल्यूट करते हो उनके दिमागों को, या बहुत ज्यादा रूमर्स फैलाते हो, तो आप ठीक हो जाएं। आपको रिटर्न वार्निंग दी जा रही है, वरना आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज के जिम्मेदार आप हैं। आपको फॉर्मल रिटर्न वार्निंग आ गई, इसके बाद आपके पास भी खाता है, मेरे पास भी है, अब आपकी छुट्टी हो सकती है। और उसके बाद है फाइन्स, डिमोशन, डिसमिसल। आप उनको फाइन करें। डिमोशन, डिमोट करना। डिमोशन इज ऑपोजिट ऑफ प्रोमोशन। आपने प्रमोट करके 16 ग्रेड से 17 पे गए थे ना, अब आपको 17 से 16 वापस आना पड़ेगा, डिमोशन। डिसमिसल, छुट्टी करा देना। अगर कोई आपके ऑफिस पे बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर रहा हो
तो आखिरी हल यही होता है। अंग्रेज कहता है वीड देम आउट, WEED, वीड आउट। वीड आउट का मतलब है जड़ी बूटी बाहर फेंक दो, वीड आउट कर दो, निकाल दो इनको। तो ये आपका, ये आप करेंगे। इंक्रीमेंटल अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एक और यहाँ पर है तरीका ऑफिस का। अच्छा, ये जो अभी मैं करा रही हूँ ना टॉपिक, मैं यहाँ पे रुक कर चाहूंगी कि आपका इस वक्त टाइम, मैं चाह रही थी कि मैं 4 बजे पूरे आपको पहले मैं लेटर करवा लूं, फिर उसके बाद मैं आपको रिवीजन करा दूं, और फिर उसके बाद जो टाइम बचे आपको दोबारा टॉपिक करा दूंगी। यहाँ पर मैं ये टॉपिक, क्योंकि ये स्टेप खत्म हो रहा है तो मैं आगे नहीं जाऊंगी, पहले हम लेटर करेंगे। तो ये मैं टॉपिक कर लूं, फिर आप अपनी पेन पेंसिल संभाल लीजिएगा। बहुत ध्यान से आपका टेस्ट है, समझ लें आप इसको कैसे करेंगे, हम चेक करते हैं, ठीक है। और हम वापस आ जाएंगे इसी टॉपिक पे अगर हमारे पास टाइम बच गया, अदरवाइज इंशाल्लाह हमारे पास टाइम है, वी कैन डू दैट, कोई मसला नहीं है, हम इसको कवर कर लेंगे। तो अगला है टेक्टिक्स फॉर एड्रेसिंग जनरल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। ये पीछे जो बात थी ना, वो तो थी कोई खास मसला आ जाए तो इंक्रीमेंटल अप्रोच करो और मसले को हल करो। यहां पर है कि आप टेक्टिक्स मीन स्मार्ट तरीके, स्ट्रेटजीज। एड्रेसिंग का मतलब है निमटना। आपने स्मार्ट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की एड्रेस करने के लिए, निमटने के लिए जनरल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। जो आम तौर पे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जनरली आते रहते हैं, मसले आते रहते हैं। उसके लिए कहता है कि पहली तरीका ये होता है ऑल्टर द इंडिविजुअल्स। इंसानों को चेंज करो। ऑल्टर का लफ्ज आपने सुना है ना, चेंज करना। जैसे आपका कोट है, आप ऑल्ट्रेशन के लिए दे आते हो, ट्राउजर ऑल्ट्रेशन के लिए दे आते हो, ठीक है। या आपने कोई रेडीमेड चीज खरीदी, ऑल्ट्रेशन के लिए देते हो। ऑल्ट्रेशन मीन आपने एडजस्ट कराना। तो आपने इंडिविजुअल को ऑल्टर करने का मतलब पता क्या होता है? कभी कभार ऐसा होता है कि आप मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी को, मिस्टर बी की जगह मिस्टर ए को कर दें, इट्स ओके, बोथ डू दैट सेम जॉब। बट आप जिसके अंडर काम कर रहे होते हो, मसला खत्म हो जाता है कि इसकी तबीयत उससे मिलती है तो उसको चेंज कर देती है, परफेक्टली फाइन। बात समझ में आ गई? ऑल्टर द कॉन्टेक्स्ट, उस माहौल को बदल दें। अब उस माहौल में कोई ऐसी चीज होती होगी जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं। मिसाल के तौर पर जी, एक आपने पर्सन बिठाया हुआ है, वो टाइपिंग बहुत करता है और आपने फोकस करके अपनी जो है रिपोर्ट बनानी है, तो आप उस माहौल को बदल सकते हैं। टाइपिस्ट को कहीं और ले जाइए, उसकी जगह किसी और को ले आइए, यू कैन डू दैट। आपने कॉन्टेक्स्ट बदल दिया, माहौल बदल दिया। इसके बाद ऑल्टर द रिलेशनशिप, ये एक और मसला है। अब ये रिलेशनशिप कैसे बदलूं? इसका तरीका ये होता है, मैं इसकी मिसाल देती हूँ कि एक फीमेल थी, उनको हायर किया गया। वो टेलीफोन भी हैंडल कर रही थी और थोड़ी सी इंक्वायरीज भी देती थी, फिजिकल इंक्वायरी, लोग जो आते हैं ना फिजिकली। अब हुआ ये कि जिस पर्सन के अंडर वो आती थी, वो पर्सन पुराना था वहां पे ऑफिस में। ये मैं आपको सचमुच वाकया बता रही हूँ। ऑफिस में पुराना था और उसके बगैर ऑफिस चलता नहीं था। मतलब उसको हर चीज का पता था, बॉस रिलाई करता था उस पर। लेकिन वो बंदा रिफाइंड नहीं था, उसकी गुफ्तगू इतनी रिफाइंड नहीं थी, और उसके नीचे और जो लोग बाकी आते थे वो देवर ओके विद दैट, वो भी उसके साथ कंफर्टेबल थे। अब नई जो लड़की को हायर किया, और वो कोई अच्छी, उसका बैकग्राउंड था, अच्छा एक फैमिली से भी थी, उसको लफ्जों का जो है ना गलत चुनाव, या इनफॉर्मली थोड़ा बात कर लेना, तुम इधर कर लो, तुम वो बैठ जाओ, तुम आई नहीं थी कल, शी डिडंट लाइक दैट, उसको नहीं ठीक लगा। उसने जाकर अपने दूसरे बॉस, वो ए था, बी को, कोई और जो था, जो और एक हेड था, उसको बताया कि मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकती, इधर आई वुड क्विट और यू वांट टू रिटेन मी, डू समथिंग। उसने देखा कि ये बच्ची बहुत अच्छा काम करती है, अभी ठीक है इसके भी, यानी शी वुड हैंडल थिंग्स। उसने क्या किया, उसकी रिपोर्टिंग हायरार्की चेंज कर दी और कहा कि तुम मिस्टर ए को रिपोर्ट नहीं करोगी, ये तुम्हारे अंडर नहीं आएगा, ये तुम उसके अंडर नहीं आओगी, तुम मेरे अंडर आती हो, तुम्हें जो भी मसले होंगे मैं तुम्हें देखूंगा और मैं तुम्हें देख लूंगा, हैंडल कर लूंगा। तो इस तरह मसला खत्म हो गया। कुछ दिन लगे, जिसमें उसने फील किया होगा, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया उसके मैनेजर ने, और कहा कि आप इस तरह। तो आपने क्या किया, यू चेंज द रिलेशनशिप। अब वो आपका सिर्फ कॉलीग है, आपका बॉस नहीं है। जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में था और उसका तरीका का जरा रफ था बोलने का,
वो उसके नहीं आता था। समझ गए बात को? और ये चीजें हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। ऑल्टर द इशू का मतलब है उस इशू को सॉल्व कर दो, वो इशू दोबारा ना हो। कोई भी मसला हो सकता है जो हर वक्त इशू क्रिएट करता है, आप उसे रिजॉल्व कर दें। और लास्ट है चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल। वो पता कैसे कर सकते हैं? ट्रेनिंग के जरिए, काउंसलिंग के जरिए। काउंसलिंग करो, ट्रेनिंग दे दो, ठीक हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है। तो आपको ये थोड़ा सा मैं करा रही हूँ, और फिर मैं जो अगला टॉपिक हम करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगी कि और कुछ चीजें इसके हवाले से। और वो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो निगोशिएशन से भी मिलता जुलता है, और उसका थोड़ा सा टेक्सचर जो है, जैसे मीटिंग आपने पढ़ी उससे भी मिलता है। तो मैं आपको कराती हूँ अभी, अगर टाइम मिल गया। नहीं तो हम जा रहे हैं। बहुत ज्यादा अपने हौसले बुलंद कर लो, और आपने अगर प्रैक्टिस की भी है लेटर्स की तो आपकी बहुत अच्छी लेटर आप लिख सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि लेटर में आपने क्या करना है। आई वुड बी क्वाइट। सामने स्क्रीन पे आपके पड़ा रहेगा, मैं ये नहीं कर सकती पीछे आप कहीं सबको म्यूजिक लगा दें, कि जैसे कि इमरान खान के जलसे होते हैं तो पीछे म्यूजिक लगा देती हूँ। ऐसा नहीं, आप फोकस करें। ठीक है, म्यूजिक लगाना है तो आप अपने पीछे लगा लो, और सामने आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने उसको पढ़ना है। और फिर उससे फॉर्मेट लिखिए। ठीक है, फॉर्मेट बना लो, और स्टार्ट लेटर का लिख लो, कुछ पॉइंट्स लिख लो, एंड कर लो। और आपको मैं पूरे 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप 2-3 मिनट में लिख लोगे ऊपर वाला जो टॉप है, और उसका सबसे पहले फॉर्मेट कर लो, और जो बीच में जगह छोड़ देना और उसमें फिर पॉइंट्स लिखना, ताकि मैं जब आपको दिखाऊं तो फिर आप देखिएगा कि आपको पॉइंट्स, क्योंकि मैं पहले चाहूंगी फॉर्मेट कर लो। फॉर्मेट करने में हेडिंग जो टॉप पर होती है, आपका जो कंपनी का लेटर हेड होता है, रिसीवर का एड्रेस जिसे इनसाइड एड्रेस कहते हैं वो भी लिख लो, और आप इसका एंड लिख लो, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मैंने आपको सिखाया था, सिग्नेचर एरिया, वो सारा कुछ लिख लो। और फिर उसके बाद जो है अपना बीच में कुछ पॉइंट्स लिख लेना। फिर मैं आपको पता चल जाएगा कि आपको आता था कि नहीं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। ये आपके पास सिनेरियो आ गया, आपको दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल में, बिल्कुल क्लियर। सिनेरियो 1 ये आपके सामने पड़ा है। मैं इसको एक दफा रीड कर देती हूँ आपके साथ, फिर मैं आपको 10 मिनट्स पूरा टाइम दूंगी। ये लिखा है जी, यू आर द सेल्स मैनेजर ऑफ क्राउन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। योर कंपनी हैज गेन्ड रिकॉग्निशन। अब मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ, हमेशा नहीं पढ़ूंगी। गेन्ड रिकॉग्निशन का मतलब है उसे शोहरत मिल गई है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड द सक्सेस इज एविडेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम अब्रॉड। अब आपने देखा है कि वोकैबुलरी कितनी जरूरी है आपके लिए। उसके को रिकॉग्निशन मिल गई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एंड द सक्सेस इज एविडेंट। और उसकी जो सक्सेस है ना, यानी कामयाबी, एविडेंट वाजे है, नजर आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम अब्रॉड, कि उन्हें ऑर्डर्स मिल रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड में, बाहर के मुल्कों से। नाउ यू हैव रिसीव एन इंक्वायरी फ्रॉम सैम गारमेंट्स फ्रॉम लंदन। उसको इंक्वायरी आई है, और आपको पता है हमारी आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है माशाल्लाह से, पाकिस्तान की। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें काफी टेक्सटाइल वालों ने बताया कि हम जून तक हमारा बुकड है, और हमें बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो उसके बाद हम ऑर्डर्स ले नहीं रहे क्योंकि हम पूरा नहीं कर पा रहे उनको। तो सैम गारमेंट्स फ्रॉम लंदन, दे आर आस्किंग फॉर द टाइप ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन योर मिल्स एंड द कोटेशन। कोटेशन क्या होती है? यानी पैसे, क्या पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं। दे वॉन्ट टू एस्टेब्लिश बिजनेस रिलेशन विद यू। राइट अ लेटर टू मिस्टर सैम जॉनसन। सैम जॉनसन को खत लिखो। द मैनेजर, उनका एड्रेस है, देयर एड्रेस इज 123 ब्रिडपोर्ट रोड लंदन, आगे उसके जो भी पोस्टल कोड्स हैं, यूनाइटेड किंगडम। एज्यूम अदर नेसेसरी डिटेल्स। पूरे 4 बजे, पूरे 4:10 पे मैं आपको देखूंगी। अभी मैं इसकी साउंड बंद कर रही हूँ, और आप आराम से इसको कीजिए। ठीक है, और अगर कोई हाँ क्वेश्चन आप करोगे तो फिर मैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको जवाब दे दूंगी। मैं इसको अभी म्यूट कर रही हूँ।
Okay, we are there. It's 4:10, 4:10। आपने ये सारा देखा। इसका मैं पहले एनालिसिस करूं कि क्या आपने करने से पहले एनालिसिस किया था। मैं आपको जरा बता देती हूँ। और यहाँ भी लिखा है एज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। इसका पहले एनालिसिस बताऊंगी फिर सोल्यूशन। एनालिसिस ये था कि अगर मुझे ये खत लिखना एज ए स्टूडेंट आता है, लाइक आई हैव मच प्रैक्टिस एंड आई डू हाउ टू डू। पहली बात यह है कि मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है। आपको सिखाया था मैंने। इंफॉर्मेशन में मेरा सेंडर का एड्रेस, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा नाम, ठीक है, और मेरी कंपनी। ये सारा मुझे पता होना चाहिए, 4 इंफॉर्मेशंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गिवन सिनेरियो के अंदर आपके पास सिर्फ मेरे बारे में पता है। आई एम द सेंडर ऑफ द मैसेज, मैं सेल्स मैनेजर हूँ, और मेरी कंपनी है क्राउन टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड। ठीक हो गया। और जो रिसीवर है उसका पता चला है कि वो मैनेजर है, वो द मैनेजर है, उसका नाम सैम जॉनसन है, और उसकी कंपनी का नाम है सैम गारमेंट्स, और जगह लंदन है, और उसका एड्रेस लिखा है इज 123 ब्रिडपोर्ट रोड। RD स्टैंड्स फॉर रोड, पूरा भी लिख सकते हो तुम लोग। लंदन, आगे उसका पोस्टल कोड जो भी कोई नंबर है, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, अब ये जो सिनेरियो क्रिएट किया, या जैसे भी, इट्स लाइक मैंने इसको खुद ही सारा बनाया है, और ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। सचमुच का एड्रेस है यूके का, तो ये मैंने एड्रेस डाल दिया। ऐसे ही हम लोग जब पेपर सेट करते हैं ऐसे ही बनाते हैं। एज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। अब आपने एक चीज नोट करनी है, एक तो हर लफ्ज कंपनी के नाम का, इंसानों के नाम का, और उनके डेजिग्नेशन का, दे शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। बात याद रखिएगा। अपने चेक कर लो आप सब लोग कि आपने क्राउन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड सारा लिखा है कैपिटल से। देखिए आ गया इसका जवाब। आपके पास लोगो, ऐसी चीजें आपने टाइप करने की प्रैक्टिस कर लेनी है। फॉन्ट 12 या 11 रखिएगा। कैलिब्री जो बॉडी है वो आप इस्तेमाल कर लें, उसका फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। 12 या 11 ठीक है, आप वो कर लें। और आपको सेंट्रलाइज करना, और लोगों को चूंकि सेट करना मुश्किल होता है, मैं इसलिए इसको ऊपर वाली लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाती हूँ। ऊपर वाली लाइन में लोगो मैंने लिखा। वैसे नहीं लिखते, आप इसके बैलेंस भी लिख सकते हो अपने नाम के साथ, लेकिन आपकी आसानी के लिए अगर ऐसा करोगे और आपका लेटर ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता है एग्जामिनर को, इंशाल्लाह आप नहीं फेल होने वाले कभी भी। आप याद रखिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें। अब क्राउन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड आप सबने कैपिटल लिखा। अच्छा ठीक है। हेड ऑफिस मैंने अपनी तरफ से बना दिया, और आपको मैंने कई किस्म की बताई थी, और फिर मैं जब रिवीजन कराती हूँ आपको एक दफा फिर से मैं करा दूंगी। मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि जाहिर है मेल के अंदर से तो नहीं खाता है ना, हेड ऑफिस से आया होगा। हेड ऑफिस, आगे चूंकि कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि मैं एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर रही हूँ उसी लाइन में। आप समझ रहे मेरी बात को। अच्छा, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो सेंट्रलाइज करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे सारा लिख सकते हो। क्राउन टेक्सटाइल हेड ऑफिस सारा एक्सट्रीम लेफ्ट अलाइन कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स में, ठीक है। तो अगर आप सारा लिख लेते हो, पहले लेफ्ट अलाइन लिख लेना, उसको सिलेक्ट करना। आपको मेरे ख्याल है सबको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम तो करना आता होगा। तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलती है, जो आपके ऊपर जो आपके ऑप्शंस वाले होते हैं, उसके बार के ऊपर आपको ऑप्शन मिलती है, तो यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द सेंट्रलाइज, तो आपने सेंटर कर दिया, ठीक हो गया। और अब आपने क्राउन टेक्सटाइल मिल लिखे हेड ऑफिस मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। उन्होंने मुझे कोई एड्रेस नहीं मेरा दिया, कुछ नहीं बताया, मैंने इमेजिन कर लिया 15 किलोमीटर हेवेंस रोड, सम एरिया, कॉमा, सम सिटी 12345, ये मेरे सिटी का पोस्टल कोड है 12345। मैंने इस तरह के आपको बहुत सारे स्पेसिमन लेटर आपके पास मौजूद है, आप वहां से चेक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। आप देखिएगा हर लफ्ज कैपिटल लिखा है ना मैंने स्टार्ट में, पूरा कैपिटल नहीं करना, सिर्फ आपने मिक्स लिखना है। इसे कहते हैं अपर केस एंड लोअर केस, सिर्फ उसका स्टार्ट अपर केस है। उसके बाद आपको सिखाया है फॉन फैक्ट्स लिखना। आपने अगर फॉन के बाद फैक्ट्स नहीं लिखना तो छोड़ दें, शायद मैंने किसी जगह पे नहीं भी किया हुआ, फैक्ट्स आजकल चलता भी नहीं है। तो आप पता है करना, आपने फॉन लिखा,
कोलन लगाया 1 1 2 2 3 4 5 कॉमा लगाया और कॉमा लगाकर यहाँ पर आप ईमेल कर दो। ये बल्कि फैक्स हटा दो, ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट स्टेप कराऊंगी, इसमें नहीं फैक्स नहीं दूंगी। यहाँ पे ईमेल ले जाओ। ईमेल आपने कोलन कोलन ध्यान कीजिएगा, सेमी कोलन नहीं लगाना, कोलन। जब आप दो इंफॉर्मेशन एक लाइन में रखोगे तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। ये सारी प्रैक्टिस आप कर छोड़ो और ईमेल वेबसाइट की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सिर्फ आपने कंपनी के नाम के स्टार्ट के लेटर्स चेंज करनी है, बाकी तो सारा ऐसे ही लिखना है तुम लोगों ने। यानी देखो ना, info@ctml, ctml क्यों लिखा? क्योंकि कंपनी का नाम है ctml। और वेबसाइट भी इसी तरह ctml.com.pk लिख दी मैंने, बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट आपका हो गया। और आप वैसे भी जब इसको करते हो, एंटर प्रेस करते हो, तो खुद ही ये ब्लू हो जाता है और लाइन भी आ जाती है। आपको इस बात का सबको पता है। अगर आपकी अपीयरेंस है तो यू आर वेरी सक्सेसफुल। अभी तो आपने किया होगा किस पर? पेज पर, लेकिन आपने कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपने कंप्यूटर पे किया हो, आई डोंट नो। तो आप जरा प्लीज इसकी प्रैक्टिस प्लीज कर लो ध्यान से। आपने वेबसाइट लिख ली, फिर मैं कह रही हूँ अगर सेंटर नहीं करना आता, लेफ्ट अलाइन कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अब हमने आगे सीखा था डेट लिखना। एक दफा एंटर प्रेस नहीं करना, 2 दफा करना है ताकि स्पेस यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे स्पेस आ गई और आपने डेट लिखी सितंबर 21, 2020। आपने कॉमा क्यों डाला? क्योंकि डेट डिजिट्स में आ रही है और आपके आगे भी डिजिट्स हैं। दो सेट ऑफ डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए यू प्लेस कॉमा, कॉमा स्टैंड्स एज अ पॉज। उसके बाद आपने रेफरेंस लिखा है, रेफरेंस कोलन SL डैश या हाइफन ABD स्लैश XLM डैश 05। अगर आप मुझे पूछें कि क्या लिखा है तो मैं कहूंगी मुझे नहीं पता। तो इसी तरह आप जो मर्जी कर लेना, लेकिन मैं एक छोटा सा गेस आपको बताती हूँ। मैंने SL इसलिए लिखा कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, SL। ABD इसलिए लिखा कि मैं अब्रॉड जो मेरा है यानी कोई ऑर्डर, उसको यानी कोटेशन मांगी है उन्होंने, उसको डील कर रही हूँ। आगे मैंने XLM पता नहीं क्या है, 05 हो सकता है, 5th नंबर ऑफ लेटर है, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैंने 2 दफा एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और ये चूंकि मेरा पेज ब्रेक आ गया था, तो आपने 2 दफा एंटर प्रेस किया तो आपकी स्पेस आ गई। आपने उसका नाम लिखा। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इनसाइड एड्रेस। इस पर MCQs भी आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और जो ऊपर लिखा था उसको लेटर हेड, ये हेडिंग कहते हैं। और मिस्टर सैम जॉनसन कॉमा मैनेजर 1 2 3 हाइफन लगाना ना लगाओ, बेशक उसने नहीं लगाया हुआ था, ब्रिडपोर्ट रोड कॉमा लंदन। आगे मैंने उसकी पोस्टल कोड भी लिख दिया और नीचे यूके या यूनाइटेड किंगडम पूरा कर दिया। ना इसके फोन लिखने की जरूरत है, ना इसका ईमेल लिखने की जरूरत है, बस फॉरगेट इट, हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 2 दफा एंटर प्रेस किया, ये आप सब चेक कर लें आपने ऐसे किया हुआ। अगर आप कहते हैं कि मिस्टर सैम जॉनसन लिखकर अगली लाइन में मैंने मैनेजर किया तो कोई बात नहीं, कर दे। उस सूरत में आपने कॉमा यहां नहीं लगाना, क्योंकि आप लाइन को एंड कर रहे हो। जब लाइन एंडिंग है तो कॉमा नहीं लगेगा। आप मैनेजर नीचे ले आए हो और फिर उसके नीचे आपने लिखा है 1 2 3 ब्रिडपोर्ट, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको रेड लाइन इसलिए नजर आ रही है, कोई नाम है, वो नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा कंप्यूटर, तो उसने लाइन दे दी है, फॉरगेट इट। अच्छा जी, अब मुझे बाहर के लोगों का स्टाइल ये है कि दे ऑलवेज गो फॉर द लास्ट नेम। मैंने डियर मिस्टर जॉनसन लिखा है, मैंने सैम नहीं लिखा। मेरा दोस्त नहीं है वो कि मैं डियर मिस्टर सैम लिखूं या डियर सैम लिखूं। ना ही डियर सर लिखने की जरूरत है, हमें सर सर करने की बड़ी आदत हो गई है। तो डियर मिस्टर जॉनसन कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर हाँ जी आपने डबल करना है, एंटर प्रेस। ये स्पेस, ये बहुत चूंकि बड़ा फॉन्ट है, 16 फॉन्ट है इस वक्त, सिर्फ आपके लिए किया दिखाने के लिए, तो आपको इसलिए स्पेस ज्यादा नजर आ रही है। आपने एक पैराग्राफ के बाद भी स्पेस देनी है, ठीक है, एक स्पेस पे नहीं आपने जाना, बल्कि आपने स्पेस देनी है। अब सुनिए, वी आर ग्रेटली ऑब्लाइज्ड फॉर योर लेटर डेटेड सितंबर 15। उन्होंने, आप 21 को खत लिख रहे हो, 15 का खत आया हुआ है। ध्यान कीजिए क्या लिखा गया है, वी आर ग्रेटली ऑब्लाइज्ड फॉर योर लेटर डेटेड सितंबर 15 2020 in which you requested us to send you quotations
regarding the various types of cloth manufactured by us. I appreciate your interest in our product. हम अपनी प्रोडक्ट में आपका बहुत ज्यादा या कोटेशंस ऑफ कहना चाहिए, रिगार्डिंग नहीं, ऑफ द वेरियस कर लो यहाँ पर। उसने इंक्वायरी एक्चुअली की है, यहाँ पर ऑफ कर लो, ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड बाय अस। और आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट्स। जी, काइंडली शेयर दिस लेटर इन ग्रुप। हाँ जी, बिल्कुल मैं कर दूंगी, डोंट वरी। फातिमा शाहिद, मैं कर दूंगी ये। आपके पास पहले भी बहुत सारे लेटर हैं, आपको मैंने ग्रुप्स में इतने होमवर्क दिए थे, होमवर्क के सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये कहा, उसके बाद कहा वी आर सेंडिंग योर आवर इलस्ट्रेटेड कैटलॉग, यानी डिटेल्ड भी कह सकते थे। इलस्ट्रेटेड होता है, इसमें हर चीज लिखी हुई है, तस्वीरें भी हैं। इलस्ट्रेटेड कैटलॉग एग्जाम्पल्स भी हैं, along with some samples for your kind consideration। हमने कुछ सैंपल्स भेजे हैं आपकी कंसिडरेशन के लिए, और कैटलॉग भी आपको डिस्पैच करती है। To view a wider range of our production, you can visit our website। उसको ब्रैकेट में मैंने वेबसाइट पूरी लिखी, जो कि पहले ऊपर है, फिर मैंने दोबारा लिख दी और कोलन लगा के आगे लिखा है इट कैरीज द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन along with specification and images। आपकी मर्जी है, इस तरह की चीज आप याद कर लो, ठीक है, कि इस तरह से करना है। तो आपने यहाँ पे स्मार्ट बनने के लिए कि आप इनके लफ्जों को चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैंने कह दिया आप रट्टा लगा लिया और आप वही करेंगे, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपनी अंग्रेजी लगता है कि नहीं इतनी, तो यू कैन लर्न अ फ्यू थिंग्स एंड यू कैन प्लेस वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड, कोई मसला नहीं है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको कट एंड पेस्ट पीडीएफ भेजी हुई है, ठीक है, वो आप चेक कर लो। और वो कट एंड पेस्ट पीडीएफ जो है उसके अंदर आपको सारे लेटर कटिंग में मौजूद है, आप चेक कर लें एक दफा। फिर भी मेरा ख्याल है क्लाउड पे पड़ी भी है, आपको ग्रुप में भेजी थी। आपने ग्रुप में जब आप लोग उठोते हो, गर्ल्स जो हैं गर्ल्स के ग्रुप में, बॉयज बॉयज के ग्रुप में, तो आप एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं ना किसी को कि आप मुझे सेंड कर दो आपके पास अगर है तो, या आपके CR सेंड कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो आपने यहाँ पे कहा हम आपको इलस्ट्रेटेड कैटलॉग भेज रहे हैं along with some samples for your kind consideration to view a wider range of production you can visit our website। आगे वेबसाइट लिख दी। सेमीकोलन क्यों लगाया? क्योंकि मैं ब्रेक नहीं देना चाह रही थी, फुल स्टॉप नहीं लगाना चाह रही थी, और बहुत ही लंबा मेरा सेंटेंस हो रहा था, वहां पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया क्योंकि मेरे पास एक नया सेंटेंस आगे आया था। सेमीकोलन तब लगाते हैं जब आप बड़ा पॉज देते हो, ठीक है। It carries the detailed information along with specification and images। आपको मेरी वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा। अब फायदा क्या होगा? आप कहेंगे मेरी वेबसाइट ऊपर भी तो लिखी थी, यहाँ बीच में क्यों लिखूं? भाई वहां पे बंदा क्लिक कर लेगा, कॉपी करके पेस्ट करेगा, बैठा हुआ कंप्यूटर पे, तो वो चेक कर लेगा आपका, ठीक है, उसको कन्वीनियंट हो जाएगा। आगे आपने लिखा है इफ यू वुड लाइक टू नो मोर ऑन हाउ वी कैन हेल्प यू। जैसे आप चाहते हैं कि मैं आपकी कैसे हेल्प और करूं, यानी किस तरह मैं आपको सारे डिजाइन कोटेशन बताऊं। आई विल बी प्लीज्ड हैविंग टेलीफोनिक डिस्कशन टू डिस्कस, यहाँ होना चाहिए, मेरे ख्याल में लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल। तो आप अगर आई विल बी प्लीज हैविंग टेलीफोनिक डिस्कशन टू डिस्कस या टू कंसिडर योर रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल, प्लीज स्पेसिफाई टाइम इन दिस रिगार्ड। अब आप समझ रहे, सचमुच खत लिख रहे हो, सचमुच आपको इंक्वायरी आई हुई है, तो आपने यहाँ पर उसको ब्रैकेट में इसलिए टाइम लिखा है कि तुम टाइम बताओगे तो फोन करूंगा मैं तुम्हें। क्यों? कि आपको पता है ना टाइम जोन फर्क है हमारा, इंग्लैंड और पाकिस्तान का, वहां पे रात है यहाँ दिन है, यहाँ वहां वैसे वर्षा। तो आप ये चीज का ध्यान करेंगे। और आई होप यू शेल फाइंड, या शेल की जगह विल कर लो, मत लिखो शेल, क्योंकि पहले हम लिखा करते थे अब नहीं लिखते। तो आपने कहा आई होप यू विल फाइंड आवर प्रोडक्ट्स ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिप्लाई। आपने लिखकर आपने जो एंड किया है, आप जरा चेक कर लें अपना फॉर्मेट। आपने किया है सिंसियरली या योर सिंसियरली लिखा है तो भी ठीक है, वाई कैपिटल। और आपने यहाँ पर ये अपने लिखते वक्त खत में 2 दफा ये एंटर प्रेस कर लेना काफी है, और यानी एक स्पेस आ जाएगी, आगे खाली सिंसियरली लिख लो। योर सिंसियरली लिखना है, वाई कैपिटल आएगा और एस छोटा हो जाएगा। और योर्स मैं एक दफा फिर लिख के आपको दिखा देती हूँ, YOURS,
एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, ये आपका योर सिंसियरली। अगर खाली सिंसियरली लिखा है तो भी ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर ये लिखने की बजाय क्या लिखते हैं, काइंड रिगार्ड्स, क्योंकि आपने क्या किया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, परफेक्टली फाइन, या खाली रिगार्ड्स ये भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने फिर एक स्पेस दी है, आप ना दें बेशक, वहां पे सिग्नेचर का लफ्ज आपने लिखना है पेपर में, कॉमा यहाँ जरूर लगाना है, ठीक है, यहाँ भी कॉमा, और ऊपर जहां उसका नाम लिखा था डियर मिस्टर सैम, ये देखो ऊपर, यहाँ पे कॉमा जरूर आएगा, ये वाला, ठीक है, डियर मिस्टर जॉनसन, आपने कॉमा दिया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर, और अगर आप अपनी स्पेस यहाँ पे देना भूल भी जाओ तो इट्स ओके, लेकिन देना ज्यादा जरूरी होता है कि यहाँ स्पेस ज्यादा आ रही है फॉन्ट साइज बड़ा होने की वजह से। आपने सिग्नेचर का लफ्ज लिखकर कॉमा में ब्रैकेट कर देना, आगे एबीसी नेम, क्योंकि आपका नाम नहीं बताया गया, लेकिन आपका सेल्स मैनेजर हो, एस कैपिटल एम कैपिटल ईएनसी लिख दो। अगर ईएनसी लिखा है तो आपने क्या किया है, यहाँ पर ईएनसी के बाद डॉट लगा दिया मैंने, क्योंकि वो लाइन दे रहा था, ईएनसी खाली भी लिखा जा सकता है, डॉट ना लगाओ बेशक। अगर पूरा लिखना है, एनक्लोजर पूरा लिख लो, कि मैंने एनक्लोज किया है क्या, कैटलॉग। कैटलॉग की स्पेलिंग चेक कर लो, कैटलॉग क्या होती है, जिसमें तस्वीरें और डिटेल्स होती है। ये आपका खत हो गया, ठीक है। तो आपको मैं बिल्कुल शेयर कर लूंगी आपसे, आप ये खत, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि मैं आपको लाइक आई डोंट वांट टू कीप इट अ सीक्रेट, आपको हर चीज में शेयर कर लेती हूँ। तो ये आपके पास खत का तरीका, अगर अभी भी आज अच्छा फॉर्मेट लिख सके हो आप लोग, तो ये भी आपकी आधी कामयाबी तो हो गई, बल्कि 75% हो गई, क्योंकि फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। और आगे जो लिखा होता है, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ इंक्वायरी, वी ऑल्सो डील इन ABC XYZ cloth and our products are of fine quality, we are sending you catalog, we want to have good business relation with you XYZ, बस खत्म। ये भी अच्छा खत है, बुरा तो नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास कट एंड पेस्टेड पीडीएफ मौजूद है, जिसमें मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, कट एंड पेस्टेड समथिंग, उसका हेडिंग भी है, आप चेक कर लो। आपके पास अगर नहीं है अवेलेबल, क्लाउड में मैं डाल दूंगी, आपको वहां से आप ले लो, ठीक है, वहां पे आप लिंक पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपने मुझे बता देना है। क्लियर होगी बात, ये बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं, और यहाँ पे आपको अंदाजा हो गया कि आपका खत अच्छा था कि नहीं। अब हम एक रिवीजन कर लें, ताकि आप अगले वीक में जब मेरे पास आए, आप पढ़ाई करें मेरे से, तो आपको आना चाहिए, सारा पता होना चाहिए, और मैं वहां से एमसीक्यूज आपको दूंगी, रिवाइज नहीं करा रही अभी कुछ भी। यहाँ पर एक किस्म की, अभी हमारे पास तकरीबन 12 मिनट्स है, ठीक है, 12 मिनट्स। जो सेट 1 है उसमें आपने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन याद करनी, पहले वाला पार्ट सिर्फ ये ऊपर वाला, नीचे एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ वैसे ही पढ़ लेना, बाकी सब एक्सप्लेनेशन है, मुख्तलिफ जगह पे दी हुई है, आपको ज्यादा समझाने के लिए दी थी, आपने सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, ठीक है। अब आपको कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, यानी कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इसमें आपको ये जो इलस्ट्रेशन मैंने दी थी हर्टा मर्फी की बुक से ये है, और इसके अंदर से कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम आपको आने चाहिए, इसकी तमाम डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक हो गया। ये सारा पता होना चाहिए, फीडबैक, ये सारा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, रिवाइज कर लेंगे आप। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इनकोडिंग डिकोडिंग किसे कहती है, स्टिमुलस क्या होती है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, आपने एक दफा इसको रीड कर लिया, और ये भी लिखा है कि 70% ऑफ आवर जो वेकिंग आवर्स है हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, ये आपको मैंने सिखाया था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपकी आईसीएमई की बुक में मेंशन हुए हैं, एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट, क्लियर, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद की पर्पसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेटिंग यानी फैलाना खबर को, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, ये आपका क्लाउड पे पड़ा हुआ है, इसको आप रिवाइज कर रहे हो। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। नॉइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टाइप्स ऑफ नॉइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद ये सारे बुलेट्स में दिए हैं आपको, डिफरेंट किस्म के स्टीरियोटाइपिंग, परसेप्शन का यहाँ पे फर्क आएगा, कि परसेप्शन फर्क है, सिलेक्टिव परसेप्शन, फिल्टरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होती है, डाउनवर्ड
अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, ये सारा आप पढ़ लेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ और एस्पेक्ट आपको दिए। फिर ये एक वेबसाइट से था, ये आपका दिल चाहे तो पढ़ने छोड़ भी सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड में मैंने दी थी, आपका दिल चाहता है तो इसको पढ़ ले। अब आपने जब, चूंकि आपने पहले से, मैं एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपका ये सेट 1 आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपको सेट 2 जो कि आपने पढ़ना है, क्योंकि मिलते जुलते टॉपिक्स हैं और आपको इसमें से एमसीक्यूज जो है वो मैं अगले 2 दिन आपको मिलेंगे और वो हम करेंगे और बाकी टॉपिक्स हम करते जाएंगे। इसमें आपने क्या देखा था, सेट 2 जो आपके पास आया उसमें आपने और कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छा इस पे लिखा हुआ है। अगर आप जो पिछले वाले सेट में ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का जिक्र है वो थोड़ी देर के लिए छोड़कर पहले ये पढ़ लें, फिर उसको एक दफा रीड कर लो तो और ज्यादा समझ आ जाएगा। दोनों पढ़ना बिल्कुल ठीक है, और पहले से पढ़ चुके हो तो परफेक्टली फाइन। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा कि क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। फिर आपने उसमें ये कुछ उसमें लिखे हुए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ लोगों की यहाँ पे लिखा हुआ है, कोटेशंस लिखी हुई है, वो आपने पढ़ा। कम्युनिकेशन जो है इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर गई है, ये थोड़ा सा जिक्र आईसीएमए की बुक में है। ग्लोबल इन्वायरमेंट हो गई है, सब लोग जो है दुनिया में हर जगह लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। आईसीटी का रोल बहुत ज्यादा है, आईसीटी मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया है टॉपिक, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सबसे ज्यादा जरूरी है ये पढ़ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं, ये लिखा हुआ है। और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरों से फर्क क्यों होते हैं, ये सीए की बुक में लिखा हुआ है। इस सारे आपको मैंने सिखाया था सारा कि इस टॉपिक की इसकी वजह से होते हैं। फिर आपने पढ़ा था व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। ये कहा गया था, इसका मतलब कि लोग अकेले क्यों नहीं काम कर सकते, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन बना के रहना क्यों जरूरी है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फायदा होता है, लोग डिफरेंट स्किल्स के आते हैं, स्पेशलाइजेशन के लोग आते हैं, और सिनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सिनर्जी की डेफिनेशन फिर मैंने आपको नीचे लिख के दी थी, ये आपको नजर आ रही है, मेरा कर्सर वहां पे है, ये वाली। उसके बाद आपको ये सारा आपने पढ़ा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर की बात की, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं। फिर हमने कम्युनिकेशन की डायरेक्शन की बात की और कहा हायरार्की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल आपके पास इसी तरह हाईलाइटेड आपको मिले होंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की फिर बात की, चेन ऑफ कमांड की बात की, ये आपको पता होना चाहिए, अंडरलाइन हुआ हुआ है। इसके बाद आपने डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में वर्टिकल में अपवर्ड डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल लेटरल, यहाँ से अगर आप इसको ज्यादा बेहतर है पढ़ लें। जो पिछले वाला जो आपको दिया था वो मैंने आईसीएमए की बुक के टाइप के नोट्स थोड़े से उठाए थे, वो रीड कर लो, लेकिन यहाँ से याद कर लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेटरल कम्युनिकेशन क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, आप नोट करते जाओ साथ साथ। इसके बाद आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने को दी थी कि कुछ चैलेंजेस हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने इसको कहा था पढ़ लेना। फिर आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आपको सिखाए, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मजीद आप पढ़ेंगे। फिर आपको बताया कि कम्युनिकेशन नेटवर्क पैथवेज की तरह होते हैं, जैसे कि सितारों के रास्ते होते हैं, इस तरह लोग उसके डिजाइन बना लेते हैं, हालांकि होते नहीं है, आप खुद बनाते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी हुआ हुआ है। फिर यहाँ पर आपको ये सीए की बुक में भी है, अगर आप वहां से पढ़ना चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। तो ये सारा चेन नेटवर्क, वाई वी सर्कल नेटवर्क, और फिर इनकी क्वालिटीज। चेन नेटवर्क की क्या क्वालिटीज है, वाई नेटवर्क चेन नेटवर्क से मिलता जुलता है, इसमें आपको ये पता चलेगा कौन बॉस है कौन लीडर है। आपको याद होगा कि पिछले वीक हमने शायद कल या परसों में भी हमने जो किए थे सवाल, इससे वीक पिछले वीक भी इस वाले टॉपिक में से आपको एमसीक्यूज भी आए थे, ठीक है। वाई नेटवर्क क्या है, व्हील नेटवर्क क्या है, सर्कल नेटवर्क क्या है, ऑल चैनल नेटवर्क क्या होते हैं, स्टार पैटर्न कहते हैं, हर बंदा हर बंदे से बात कर सकता है, हर एम्प्लॉय दूसरे से कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आ गया जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन। और ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रेप वाइन की मैंने आपको इकट्ठी करके यहाँ लिख दी, और ये भी बताया कि ग्रेप वाइन बाजुकत हेल्प करती है और सपोर्ट करती है फॉर्मल कम्युनिकेशन को, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होती है अक्सर,
सबको नहीं मिलती, तो इनफॉर्मली खबरें जो है मिल जाती हैं। ये आपको सिखाया था। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रेप वाइन, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। सेट 2 में ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, अपवर्ड डाउनवर्ड वाली जो डायरेक्शन के हवाले से, उनके नेटवर्क के डिजाइन के हवाले से ये बेस्ट है यहाँ पर सेट 2 के अंदर। सेट 1 में कम्युनिकेशन के हवाले से, एनकोडिंग डिकोडिंग के हवाले से, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से वहां बेस्ट लिखा हुआ है। तो आपने वो वहां से पढ़ लें, ये यहाँ से पढ़ लें, और एडिशनल रीडिंग के लिए आपको जो एक्स्ट्रा सेट 1 में पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वो आपने पढ़ लेना है। आई बिलीव आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई है और आपको काफी जो है वो क्लियर भी हुआ है लेटर भी। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह भी शेयर कर लूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको अगर मैं अभी ना कर सकी तो मैं आपको कल जरूर कर लूंगी, तो आपको ये लेटर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, फातिमा आबिद मुझे कह रही थी और भी अगर कोई बात अगर पूछनी है तो आपके पास 4 मिनट्स हैं, आप मुझे पूछ लें। क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो कर लें, आई एम देयर, और मैं आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों ने? ओके। और मेरा ख्याल है कि आपके सीआर और आपकी जीआर जो है वो आपको काफी हेल्प आउट कर देते हैं, क्योंकि पहले जो ग्रुप्स में मैंने तमाम चीजें साथ साथ आपको ग्रुप्स में भी शेयर की हुई है, स्लाइड्स भी शेयर की हुई है। लेकिन इतना ज्यादा अगर स्लाइड्स पे मैं कहूँ अभी तुम कर लो और ये भी कर लो, तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो हम क्यों ना कर लें कि जितना आपको पढ़ने को कहा जा रहा है पढ़ी, और उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आप इसमें जो है आपने क्या बोलते हैं इसको, कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि जी मेरे सवाल नहीं हल हो रहे, तो आप मुझे बताइए। जी फातिमा आबिद, मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब आपने सवाल मैंने पढ़ लिया था आपका। इंक्रीमेंटल अप्रोच, अगर आप चाहो तो आप इंटरनेट पे भी चेक कर लो। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब होता है तरीका। कहते हैं ना बड़ी अप्रोच है आपकी, बड़ी अच्छी अप्रोच है आपकी, ठीक है। तो अप्रोच का मतलब होता है कि आप किस तरह हैंडल करोगे चीजों को। इंक्रीमेंटल मीन स्टेप बाय स्टेप, यानी आपने एकदम से किसी के सर पे हैमर नहीं मारना होता, उसको आहिस्ते आहिस्ते तैयार करना है। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच आप बहुत जगहों पे अप्लाई करते हो। चेंज लेकर आनी है, इंक्रीमेंटल अप्रोच ले लो। ठीक है, नई पॉलिसी देनी है लोगों को, इंक्रीमेंटल अप्रोच ले लो। लोग नहीं बर्दाश्त करते एकदम चेंज आना, ठीक है, एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए से एक बंदा एक खड़ा होता है, तो आप उसको खींच कर एक तरफ करें तो पहले हाथ छुड़ाएगा ना अपना, कि मुझे क्यों खींच रहे हो। तो ये इंसान के अंदर की फितरत है कि वो एकदम से अपने आप को गला नहीं हाजिर करता है, मेरा गला काट दो, वो रिएक्ट करेगा। तो आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता चीज लेके आनी है। तो ये हमने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, कि आपने कॉन्फ्लिक्ट हैंडल किया, आप उसको स्टेप बाय स्टेप हैंडल करो। तो अभी आपको ये जो मैंने आज के नोट्स है ना, मैं अगली दफा भी दे दूंगी, तो इट्स ओके, मैं आपको फिर से एक दफा उसको समझा दूंगी थोड़ा सा कि क्या पढ़ना है, मैं आपको रिकॉल करा दूंगी। लेकिन अभी बेहतरीन ये है कि आप फौरन ही सेट 1 सेट 2 पढ़ना शुरू कर दो, और ताकि आप तैयार हो जाओ एमसीक्यूज के लिए। और अपनी रिवीजन करो थोड़ी सी लेटर्स की जो आपके पास है, ताकि आपको मैं खत दूं जो लिखने। आज आपने इंक्वायरी का रिस्पॉन्स दिया था। इंक्वायरी का रिस्पॉन्स काइंड ऑफ सेल्स लेटर होता है, जिसमें आप अपनी चीजों को सेल करते हो, ठीक है। तो आपने आज ये किया है, और जिन लोगों को आ गया था अच्छा, तो बहुत ही उनके लिए तो बड़ी सक्सेस है, ठीक है। तो फातिमा शायद आपको समझ आ गई इंक्रीमेंटल अप्रोच में स्टेप बाय स्टेप चेंज लेकर आना, ठीक है जी। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा बेंचमार्क क्या है, आप उसको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। अगले फ्राइडे को 3:10 टाइम है हमारा, हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।